हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी एकदम शानदार चल रही होगी। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के टॉप 10 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स जो हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों आज हम ऐसे 10 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया होगा या सॉल्व करते होगे या सॉल्व करोगे तो वहाँ पर आपको वे न्यूमेरिकल फंसेंगे। ऐसे न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम प्रीवियस ईयर जो भी बोर्ड एग्जाम्स हुए हैं उनमें हमारे सारे न्यूमेरिकल आ चुके हैं। ऐसे ही कुछ न्यूमेरिकल 10 सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं उनको आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसे न्यूमेरिकल हैं कि प्रीवियस ईयर में आने के साथ साथ और उनके बोर्ड एग्जाम 2024 में आने के चांसेस जो है वो सबसे ज़्यादा हैं। ऐसे सभी न्यूमेरिकल को हम लोग डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन्हीं में से 10 आज सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स थे वो छांटकर आज हम आपके लिए लेकर आया हूँ। इन सभी न्यूमेरिकल्स को आपको ध्यान से समझना है। हो सकता है आपको कई सारे न्यूमेरिकल्स इसमें से लगाने आता हो, कई सारे न्यूमेरिकल्स आपको ऐसे मिल सकते हैं जिनको अभी तक आपने नहीं लगाया है और आप आज लगाना सीखोगे। तो आइए बच्चों बिना समय को वेस्ट किए सीधे हम अपने न्यूमेरिकल पर चलते हैं। और पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या है इसको ध्यान से पढ़िएगा और सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए बच्चों हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, पहला न्यूमेरिकल, इसको पहले समझिए इसमें क्या क्या कह रहा है। इसमें हमसे कहा जा रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव है 1.0 × 10⁻⁻6 कूलाम परिमाण तथा कूलाम का परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो वैद्युत आवेशों से बना है का एक परिणाम परिमाण है जो क्या है एक वैद्युत द्विध्रुव। इसका इतने कूलाम परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो विपरीत आवेशों से बना है। इन आवेशों के बीच की जो देखिए यहाँ पर आवेशों का मान नहीं दे रहा है, आवेशों के बीच की दूरी दे रहा है 2.0 सेंटीमीटर यानी कि 2 सेंटीमीटर। इस वैद्युत द्विध्रुव को 1.0 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण का मान निकालिए। द्विध्रुव पर कितना अधिकतम बल आघूर्ण कार्य कर रहा है इसके बारे में बताना है। तो बच्चों हम इसको करेंगे सॉल्व। क्या करेंगे? सॉल्व। फिर हम नोट करेंगे गिवन। इस क्वेश्चन में हमें कुछ मान ऐसे हैं जो हमें दिए गए, ठीक है। अब देखिए बच्चों कह रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव इतने कूलाम परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेशों से बना है, ठीक है। अब बच्चों आपको क्या होना चाहिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में आपने पढ़ा है, द्विध्रुव आघूर्ण का अधिकतम मान निकालिए, ठीक है। अगर आपने अधिकतम मान पहले तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है इसके बारे में आपने पढ़ा होगा क्या कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आपने एक सूत्र पढ़ा था, यहां पर आपको इसको टाउ मान लीजिए, ठीक है। क्या होता था? P = 2L होता था, P = Q × 2L होता था, ठीक है। ये आपने एक सूत्र पढ़ा, ठीक है। यहां पर 2L यानी कि जो बीच की दूरी है वो दे रहा है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इस सेंटीमीटर को बच्चों हम मीटर में चेंज करें, इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻2 मीटर। इसको आप 100 से भाग कर दीजिए, देख लीजिएगा, ठीक है। तो 2 × 10⁻2 मीटर हमारा आ गया क्या इसका 2L का मान। अब यहाँ पर Q कितना दिया गया 1 × 10⁻6 कूलम, ठीक है। तो हम P का मान निकालेंगे। Q का मान हमें कितना है पता होना चाहिए, कितना दिया गया 1.0 × 10⁻6 गुणे हमें ये 2L का मान, हमें पूरे 2L का मान है बच्चों, 2 अलग नहीं होगा, ये पूरे 2L का मान है 2 × 10⁻2। अब आपको पता है गुणा में घातें हमारी जुड़ जाएंगी तो P = क्या हो जाएगा, ये वाला मान अगर गुणा करेंगे, ठीक है, तो 2 × 2 × 10⁻8 हो जाएगा, 2 × 10⁻8 हो जाएगा और इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। CM का मतलब है बच्चों C फॉर कूलाम, M फॉर मीटर। अब ये तो बच्चों हमारा P का मान आ गया।
ये बच्चों हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसका मान आ गया कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर इतना इतना मान है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। अब अधिकतम आघूर्ण हमें निकालना है। क्या बच्चों यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है अधिकतम बल आघूर्ण, तो बच्चों हम निकालेंगे अधिकतम बल आघूर्ण। ठीक है बच्चों, अधिकतम बल आघूर्ण का मान हम कैसे निकालेंगे? बल आघूर्ण को हम टाउ से लिखते हैं, यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसको हम पी से लिखते थे, पी निकाल लिया। अब हम निकालेंगे टाउ। टाउ को लिखते हैं यहाँ पर अधिकतम का मतलब मैक्सिमम, इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आपने पढ़ा होगा पी ई, एक सूत्र होता है पी ई। ठीक है, अब यहाँ पर पी का मान हमें दिया गया है। ठीक है, अब हमें पता है ई का मान यहाँ पर देखिए वैद्युत द्विध्रुव को, ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसको 1 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। यहाँ पर जो ई का मान है बच्चों, आप क्या करना है इन मानों को सबसे पहले लिख देना। मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ये ई का मान दिया गया 1.0 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। इन मानों को आप पहले लिख लेना जैसे गिवन में नोट किया। ठीक है, वहाँ पर हम नोट करते तो आप कन्फ्यूजन हो सकते थे। ठीक है, तो इसीलिए सोचा पहले आपको ये चीज़ बता दी जाए, बाद में आप नोट कर लेना। वी मैक्सिमम, अब सॉरी टाउ मैक्सिमम, पी का मान हमें आप पता है कितना आया 2 × 10⁻⁸ इंटू ई का मान पता है 1.0 × 10⁵। अब बच्चों यहाँ पर टाउ मैक्सिमम 2 × 2 गुणे, अब यहाँ पर -8 है, इधर +5 है, तो क्या बचेगा 10⁻³ बचेंगे, यही बचेगा ना 10⁻³ और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। और ये बच्चों हमारा आंसर भी है। जो हमारा बल आघूर्ण वैद्युत बल आघूर्ण का जो अधिकतम मान हमसे पूछा जा रहा है, द्विध्रुव आघूर्ण पर जो अधिकतम बल कार्य कर रहा है उसका मान हमसे पूछा जा रहा है टाउ मैक्सिमम बराबर, तो आया 2 × 10⁻³ न्यूटन मीटर। समझ में आया न्यूमेरिकल? अगर आप इस न्यूमेरिकल को जब कॉपी पर हल करोगे तो एक लाइन में आप पी का मान लिखोगे, एक लाइन में ई का मान रखोगे, लगभग एक पेज से कुछ ही लाइन कम होंगी तो आ जाएगा। पूरा पेज में आपको न्यूमेरिकल लगाना है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, और आपको वह कायदा क्वेश्चन डालना है, फिर आंसर डालना है, फिर आपको सॉल्व करना है। मैंने सॉल्व और गिवन सामने सामने लिख दिया, आप एक लाइन में डालोगे सॉल्व और उसके नीचे लाइन में डालोगे गिवन, फिर उसके नीचे से मान लिखना प्राप्त करोगे, यानी कि प्रारंभ करोगे। ठीक है बच्चों, अगला देखिए बच्चों, देखिए बच्चों जब दूसरा न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, इसको पहले ध्यान से पढ़िएगा। इसमें क्या कह रहा है, एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁻10⁵ न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा गया। किस कोण पर रखा गया? 30 अंश के कोण पर रखा गया, और उस पर 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। इस पर जो बल आघूर्ण लग रहा है वो 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर का लग रहा है। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना, जो वैद्युत द्विध्रुव है उसके आघूर्ण की हमें गणना करना, आघूर्ण बताना है कितना होगा। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर सॉल्व की, सॉल्व, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले लिख लेंगे गिवन हमें क्या क्या दिया गया ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए बच्चों, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसमें ई से लिखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव को किससे लिखते हैं? ई से। तो बच्चों ई का मान हमें यहाँ पर दिया गया 10⁵ प्लस में है न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, अब इसके कोण 30 अंश के कोण पर, यानी कि कोण को, एंगल को सदैव हम किससे लिखते हैं? थीटा से। इसका मान दिया गया 30 अंश। ठीक है, कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिस पर इतने बल आघूर्ण का बल लग रहा है, यानी कि बल आघूर्ण लग रहा है। अब बल आघूर्ण अभी हमने निकाला था टाउ इक्वल टू, वहाँ पर अधिकतम बल आघूर्ण था, यहाँ पर टाउ लिखेंगे, इसको सिर्फ 6 × कितना दे रहा है? 10⁻24 न्यूटन मीटर दे रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है बच्चों, निकालना है यहाँ पर क्या है? द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, द्विध्रुव पर बल आघूर्ण की गणना करना है, यानी कि जो द्विध्रुव आघूर्ण है इस पर यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है? वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना, यानी कि इस पर कितना आघूर्ण लग रहा है, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण जो है उसका मान निकालना है। तो बच्चों आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, देखिए बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, क्या आपने सूत्र पढ़ा होगा बुक्स में? आपने इस नाम से द्विध्रुव पर बल आघूर्ण कितना लगता है? द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है बच्चों, इसको समझिएगा। इसी से हम आघूर्ण निकाल लेंगे। द्विध्रुव पर जो बल आघूर्ण होता है टाउ इक्वल टू क्या होता है? आपने एक सूत्र पढ़ा था पीई, जो मैंने आपको बताया, उसी में आपको क्या करना है? साइन थीटा जोड़ देना है। पीई इक्वल टू होता है साइन थीटा। ठीक है, अब चूंकि हमें पता है पी इक्वल टू, हमें एक सूत्र और पता है, क्या पता है?
जो p है। तो बच्चों नहीं नहीं नो 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 नो, इधर देखिए, इधर हम यहाँ करें कि p को ऐसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो सूत्र मान रखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट इसको निकाल के हम हल कर सकते हैं। तो p अगर हम निकालें, अगर हम p को निकालें तो टाउ हमारा ऊपर चला जाएगा, अपॉन में क्या बचेगा, e अपॉन ई इंटू में साइन थीटा बचेगा, इतना ही तो बचेगा, ई इंटू में साइन थीटा। अब देखिए जो हमारा p क्या है, ये बच्चों हमारा द्विध्रुव आघूर्ण है, क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, क्या है बच्चों, द्विध्रुव आघूर्ण है, p जो है बच्चों द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों टाउ का मान हमें कितना दिया गया है, 6 गुणे 10 के घात माइनस के 24 दिया गया है। अपोन में क्या हो जाएगा, देखिए अपोन में हमें ई का मान दिया गया 10 की घात 5 इंटू साइन थीटा का मान दिया गया 30, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा, 6 गुणे 10 की घात माइनस के 24 अपोन में 10 की घात 5 गुणे साइन 30 अंश का मान कितना होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए, साइन 30 अंश का मान होता है, इधर आप लिख लीजिएगा, साइन 30 अंश इक्वल टू होता है 1/2। ये मान जो होता है कांस्टेंट होता है, आपने जो क्लास 10th में और 12th में अगर आपके पास मैथ रही होगी तो आपने अच्छे तरीके से इन चीज़ों के बारे में एंजॉय किया होगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको हम ले जाएंगे ऊपर, क्योंकि ये 2 तो हमारा ऊपर चला जाएगा, इसके साथ में हो जाएगी गुणा, यानी गुणा का मतलब यहाँ पर हो जाएगी मल्टीप्लाई इसकी। देखिए बच्चों इसकी जब हम करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारा p इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर देखिए p इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 छिंगे 12 गुणे 10 की घात माइनस के 24 इंटू में क्या करेंगे, इसकी 10 की घात जो 5 इसको हम ले जाएंगे ऊपर, ये भी हो जाएगा हमारा माइनस का 5, क्योंकि नीचे प्लस का 5 है। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 12 गुणे 10 की घात माइनस के 25 और 4 कितने हो गए 29। अगर हम इसको और भी सही करके लिखना चाहें, अन्यथा हम इसको भी इतना भी आंसर लिख सकते हैं, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर, क्या होता है कूलाम मीटर, जो कि मैंने पिछली बात कर चुके हैं। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, p इक्वल टू 1.2 गुणे 10 की घात माइनस के 28, क्योंकि इसमें दशमलव मान लीजिए यहाँ पर था, मैंने इधर बढ़ा दिया, ठीक है। 1.2 गुणे 10 की घात माइनस के 28 कूलाम मीटर भी हम लिख सकते हैं, ये भी हमारा मान सही है। समझ में आया न्यूमेरिकल, अगला देखिए ध्यान से, ठीक है बच्चों। तो तीसरा हमारा न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, इसको देखिए कि एक गोलाकार चालक है, एक गोलाकार की त्रिज्या, एक गोलाकार जो चालक है जिसकी त्रिज्या में दी गई 9 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी धारिता तथा आवेश की गणना करना है, इसकी आपको धारिता भी बतानी है, यानी कि इसकी धारिता कितना है और इस पर आवेश कितना है, इसकी गणना करना है, जिससे इसका विभव जो है 1000 वोल्ट हो जाए, जिससे इसका विभव जो है वो 1000 वोल्ट हो जाए। तो बच्चों हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व, या SOLVE सॉल्व करेंगे। फिर मैं हेडिंग लगाते हैं, आपको पता होना चाहिए कौन सी गिवन, यानी कि इस सूत्र में हमें क्या क्या दिया गया इनके बारे में बताना है। तो बच्चों हमसे कह रहा है एक गोलाकार चालक जिसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस जिसको हम लिखते हैं r से, कितना दिया गया है 9.0 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया, इसको हम करेंगे चेंज मीटर में, 9.0 गुणे 10 की घात माइनस के 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मीटर में। अब यहाँ पर 0.0 लगाएं या ना लगाएं वो तो 9 ही है, ठीक है। अब क्या कह रहा है इसमें, धारिता यानी कि C इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कामा, आपको इसका आवेश भी बताना है, Q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, उस पर कितना आवेश की गणना करना है। इसका बच्चों आपको विभव दिया गया है, इसका विभव जो नहीं इसका कह रहा है इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए, इसका विभव मतलब एक कह रहा है कि इसका जो विभव है वो 1000 वोल्ट हो जाए, ठीक है। अब इसका विभव जो है 1000 वोल्ट हो जाए, इसके बारे में आपको बताना है। अब देखिए V का मान आप लिख लीजिए, यहाँ पर कितना है 1000, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। आपने गोलाकार चालक की धारिता के लिए मैंने आपको एक व्यंजक प्राप्त कराया था, गोलाकार व्यंजक लिखवाया था, जिसको मैंने आपको सिद्ध करवाया था। एक गोलाकार चालक की धारिता, एक गोलाकार चालक है, उसकी धारिता को लिखते हैं C से। तो आपने एक सूत्र पढ़ा था 4πε0 r, ये मैंने आपको सूत्र एक सिद्ध कराया था, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ और पढ़ी थी, 1/4πε का मान जो होता है वो 9 गुणे 10 की घात 9 होता है, ठीक है। 1/4πε0, तो यहाँ पर 1/, तो नहीं लेकिन 4πε0 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा। तो अगर खाली 1/4π है तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसके ऊपर में आ जाएगा 1, यानी कि 1/1/4πε0, 1/9 गुणे 10 की घात 9, तो इसके स्थान पर ये वाला मान रखेंगे। तो हमारा C इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए इसके स्थान पर हम क्या करेंगे, 1/9 गुणे 10 की घात 9 इंटू में क्या होगा, R का मान हमें दिया गया कितना
9 गुणे 10 की घात -2, जो हमने क्या चेंज किया था इसमें मीटर। नो प्रॉब्लम, ठीक है। इस 9 को अगर हम 9 से कर देंगे कैंसिल, 9 1 9 9 1 9, ठीक है, तो हमारा c इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ऊपर 10 की घात -2 बची और नीचे बची 10 की घात +9। अब बच्चों इनको क्या करेंगे हम, 10 की घात +9 है, इनको ले चलेंगे ऊपर, 10 की घात -2 इंटू 10 की घात -9। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा बच्चों हमारा c इक्वल टू 10 की घात -11 आ गया। अगर इसको हम 11 ना लिखकर एक अच्छा सा मान लिखना चाहें तो c इक्वल टू हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10 की घात -12, एक जीरो मैंने और बढ़ा लिया, इतना आप लिख लीजिए। और इसकी जो धारिता आएगी अब आएगी बच्चों फैरेड में, कितने आएगी, धारिता का मात्रक हो जाएगा फैरेड। अब हमसे कह रहा है इसमें आवेश की गणना करना है, इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। अब बच्चों में इसका निकालना है आवेश, तो हमें करेंगे, हम क्या करेंगे, जो हमारा चालक दिया गया है, चालक पर आवेश, तो बच्चों आपने चालक पर आवेश Q इक्वल टू आपने एक सूत्र पढ़ा होगा CV, या आपने पढ़ा था C इक्वल टू Q/V, जो धारिता Q/V। अब हमें अगर यहाँ पर Q निकालना हो तो Q इंटू C भी हो जाएगा, Q इक्वल टू C भी हो जाएगा। तो हमें Q यहाँ पर पूछा गया है, CV आदि के मान है, C का मान जो बच्चों में दिया गया है 10 गुणे 10 की घात -12 इंटू में V का मान हमें दिया गया है 1000, ठीक है। अब 1000 दिया गया, इसका मतलब एक किसमें, इनको अगर हम जीरो को घात में काउंट करें तो ये प्लस में हो जाएंगे, तो प्लस में 3 घातें जोड़ हटा दीजिए, 9 3 12, यानी कि Q इक्वल टू बचेगा 10 गुणे 10 की घात -9। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, कूलाम लिखिए, या फिर आप सिर्फ CV लिख सकते हो, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया न्यूमेरिकल। एक एक न्यूमेरिकल को आपको ध्यान से समझते हुए चलना है ताकि आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला बच्चों हमारा न्यूमेरिकल है, जिसको भी ध्यान से आपको समझना है, ये भी हमारा न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है कि +5.0 गुणे 10 की घात -7 कूलाम एवं -5.0 गुणे 10 की घात -7 कूलाम आवेश के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर। दो आवेश जो हैं इनके बीच की जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए इनके इतना आवेश है तो इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। इन आवेशों से बने द्विध्रुव के अक्ष से इस, आप देखिए इन आवेशों से बने जो ये आवेश दिए गए हैं, इन आवेशों से बने द्विध्रुव जो है उसकी अक्ष पर, उसकी जो अक्ष होगा उसकी अक्ष पर केंद्र से, उसकी अक्ष पर जो केंद्र से दूरी है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु जो है उस पर आपको वैद्युत विभव की गणना करना है। इसके केंद्र से वैद्युत द्विध्रुव जो अक्ष है उसके केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वैद्युत विभव है उसकी गणना करना। अब देखिए यहाँ पर ये तो मान ऐसे दिया गया है, अब यहाँ पर मेन जो मान दिया गया ए वाला दिया गया, ठीक है। ये मान तो हम आगे पहले यूज कर लेंगे, फिर बाद में हमें जो मेन यूज करना है वो ये वाला हम करेंगे सॉल्व। नोटेड करेंगे गिवन, क्या क्या चीजें हमें गिवन दी गई, ठीक है। अब हमें यहाँ पर आवेश दिए गए 2, हम क्या करेंगे आवेश को मानेंगे पॉजिटिव वाला, +5.0 गुणे 10 की घात -7 कूलाम इतने सेंटीमीटर की दूरी पर। यहाँ पर बच्चों जो दूरी दी गई है यहाँ पर बच्चों 2L का मान दिया गया है, कितना 1 सेंटीमीटर 1 सेमी। अब बच्चों इस 1 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे 1 गुणे 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, हम यहाँ पर मान निकालेंगे पी का। पी को लिखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जो बच्चों हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान आएगा वो कितना आएगा, P इक्वल टू आ जाएगा। P इक्वल टू आपने सूत्र पढ़ा Q इंटू 2L होता है। अब यहाँ पर P इक्वल टू Q का मान हमें दिया गया 5.0 गुणे 10 की घात -7 गुणे हमें L का मान दिया गया 2L का मान दिया गया 10 की घात -2, यानी कि P इक्वल टू हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात -9। समझ में है। अब इस P का मात्रक जो आघूर्ण का मात्रक होता है वो बच्चों होता है कूलाम मीटर। आप C4 कूलाम पढ़ेंगे, सेंटीमीटर नहीं, C4 कूलाम M4 मीटर, या फिर आप ऐसे लिख लीजिएगा कूलाम मीटर, ऐसे भी आप लिख लीजिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो।
कूलाम मीटर। समझ में आया? अब हमसे कह रहा है कि इससे इन आवेशों से बने द्विध्रुव की, इन आवेशों से बना कोई द्विध्रुव है उसके अक्ष पर, अक्ष से उससे अक्ष की, उसके जो द्विध्रुव है उसकी अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करना है। इससे 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जो विद्युत विभव है उसकी गणना करना है। अब वैद्युत विभव जो होता है बच्चों, विभव, वैद्युत विभव आप लिख लेना। B = आपने एक सूत्र पढ़ा होगा 1/4πε0 P/r²। ऐसा सूत्र पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा? पढ़ा होगा बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है। अब बच्चों हमें चूंकि यहाँ पर एक चीज़ और पता है, 1/4πε जो नॉट होता है, मैंने आपको मान इसका बता चुका हूँ, 9 × 10⁹ इसका मान होता है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसका सीधा मान रखेंगे। तो P के 1/4πε0 के स्थान पर लिखेंगे 9 × 10⁹ इंटू P का मान हमें पता ही है कितना आया, 5 × 10⁻⁻9। अब बच्चों यहाँ पर देखिए r² जो है, r का मान यहाँ पर 50 सेंटीमीटर दिया गया है। तो 50 सेंटीमीटर को हम चेंज करेंगे मीटर में, और मीटर में चेंज करने के लिए हम इससे 100 से भाग देंगे। 100 से भाग देने से पहले एक जीरो कैंसिल कर देंगे, लगाएंगे दशमलव। अब यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लेंगे, 10 × 5 = 50, यानी कि 0.50 आएगा। 0.50 का हम करेंगे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर बच्चों है r²। ठीक है। जब इसका हम स्क्वायर करेंगे, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 × 10⁻9 गुणे में क्या है 5 × 10⁻⁻9 इंटू अपोन में क्या बचा 5 25 मान आएगा 0.2 25 इधर 1 मिनट 25 स्क्वायर हुआ है, यहाँ पर दशमलव 25 आ जाएगा। ठीक, स्क्वायर हुआ है क्योंकि। ठीक है। अब 25 आ गया। अब इधर देखिए इसकी तो गुणा हो जाएगी, 5 9 45। अब ये माइनस के हैं प्लस के हैं तो कट जाएंगे। ठीक है। अपोन में बचेगा 0.25, 0.25, जीरो को हटाएंगे ऊपर हम जीरो बढ़ा, दशमलव हटाएंगे ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों V = हमारा क्या बचा है 4500 अपॉन 25। ठीक है। अब इसको 5 से काट दीजिए, 5 × 25, 5 × 45, यानी कि 900 अपॉन 5 बचा। अब इसको काटिए, 5 × 51, 5 बचे 4, 5 × 8 = 40, यानी कि 180। यानी कि बच्चों जो हमारा V का मान आ गया है वो आ गया है 180 वोल्ट। आंसर लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर बच्चों मेरे पास पेज कम है, उस वजह से मैं आपको घना घना लिखकर बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। लेकिन आपको क्या करना है, एकदम अच्छे से विगरा विगरा लिखना, दूर दूर लिखना, ताकि आपकी कॉपी के जो पेज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा भर सकें। समझ में आया? 180 वोल्ट आएगा विभव। समझ में आया? अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन। देखिए बच्चों जो हमारा 5वां न्यूमेरिकल है इस पर आप स्टार लगा लीजिए, क्योंकि आ सकता है, 100% चांस है। एकदम हार्ड न्यूमेरिकल है, इसीलिए मैं कहता हूँ आ सकता है। और मैं सच बताऊँ, अगर आपको ये जो न्यूमेरिकल जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर इस पेपर में इसको लिख देना तो आधे से ज़्यादा पेपर भर जाएगा। ठीक है, आधे से ज़्यादा पेपर भर जाएगा। तो आपको वहाँ पर घबरा सकते हो कि बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है, ऐसा नहीं है, बहुत छोटा सा है, कुछ नहीं करना है। देखिए समझिएगा, इसमें इसका अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो आप हल कर पाओगे, अन्यथा आप नहीं हल कर पाओगे। मैं कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ फिर समझ में आ जाएगा। बच्चों यहाँ पर कह रहा है 7 संधारित्र, यहाँ पर बता रहा है कितने 7 संधारित्र, जिनमें प्रत्येक की धारिता 1 म्यूएफ है, 1 माइक्रोफैरड है। कह रहा 7 संधारित्र हैं जिनमें प्रत्येक की धारिता 1 म्यूएफ है। ठीक है। एक ऐसी आकृति में जोड़ते हैं, एक ऐसी आकृति में जोड़ते हैं कि इनकी तुल्य धारिता 5/11 म्यूएफ हो जाए। अब बच्चों हमें यहाँ पर यह भी बता रहा है कि प्रत्येक की धारिता 1 म्यूएफ है, और इसमें ऐसी आकृति में जोड़ते हैं कि इसकी तुल्य धारिता जो है 5/11 म्यूएफ हो जाए। यानी कि इसका आंसर जो तुल्य धारिता है वो भी बता रहा है हो जाए। गणना कर प्राप्त कीजिए कि इसमें आपको गणना करना है, गणना करके प्राप्त करना है कि समांतर क्रम एवं श्रेणी क्रम, समांतर क्रम एवं श्रेणी क्रम में कितने कितने संधारित्र रखे जाएं ताकि वंचित संधारित्र, वंचित धारिता प्राप्त हो जाए। वंचित धारिता का मतलब ए वाली धारिता प्राप्त हो जाए। अब बच्चों यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो रहा है कि सर हम चित्र कैसे बनाएं, कैसे लिखें। समझिएगा, सॉल्व कर रहा हूं। गिवन। अब बच्चों यहाँ पर अगर हमें इसमें प्रत्येक संधारित्र की जो धारिता है वो C1 या C2 = वो हमें दे रहा है 1 म्यूएफ।
लेकिन बच्चों तुल्य धारिता जो C इक्वल टू आती है लास्ट में, वो में दे रहा है 1/11 म्यू एफ। ठीक है, अब हमें बात करना है, यहाँ पर हमें 7 संधारित्र लगाना है। अब हो सकता है बच्चों आपको वो चित्र जो है वो बना कर दे दे। मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है ए, और मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ पर एक संधारित्र जोड़ दिया, एक संधारित्र इधर जोड़ दिया, एक संधारित्र इधर जोड़ दिया, इधर जोड़ दिया। ठीक है, हमने 3 संधारित्र लगा लिए, यहाँ पर बिंदु ए और यहाँ पर बिंदु बी है। हमें पता है इसमें जो समांतर क्रम का सूत्र होता है, समांतर क्रम का बच्चों जो सूत्र होता है, C इक्वल टू होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। हम जितने भी जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं, लेकिन श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? देखिए, श्रेणी क्रम का होता है 1/C इक्वल टू होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ऐसा सूत्र होता है। समांतर क्रम का ये सूत्र है, श्रेणी क्रम का ये सूत्र है। यानी कि अगर हम इनको लगातार जोड़ देंगे, समांतर क्रम में लगाएंगे तो हमें सारे जोड़ने पड़ेंगे। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 संधारित्र, हम क्या करेंगे, अगर 5, हमें टोटल कितने 7 लगाने हैं। हम अगर 5 संधारित्र ऐसे हैं जिनको समांतर क्रम में लगा दें, हम क्या करेंगे, 5 संधारित्र जो है उनको समांतर क्रम में लगा कर देखते हैं। एक ये हो गया, एक को हम नीचे लगाएंगे इसी प्रकार से, इस तरीके से। ठीक है, एक और लगा के देखते हैं, यूं बच्चों आप लोग चित्र इसको अच्छे से बना लेना। ठीक है, यूं। अब यहाँ पर हमारे कितने संधारित्र लगे, 1 2 3 4 5। अब इसमें प्रत्येक संधारित्र है कितना, 1 म्यू एफ का। ए भी 1 म्यू एफ का होगा, ए भी 1 म्यू एफ का होगा। 1 म्यू एफ का मतलब ए भी 1 म्यू एफ का होगा। म्यू एफ का मतलब होगा बच्चों माइक्रोफैरड। 1 म्यू एफ, 1 म्यू एफ, समझ में आए, 1 म्यू एफ। अब अगर हम इनका नाम दे दें C1 C2 C3 C4 C5, और ए भी हमारे कितने, हमें रखने सभी 1 म्यू एफ के हैं। अब बच्चों यहाँ पर बात ये आती है, हो सकता है ये चित्र आपको बना कर दे दे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, हो सकता है वो एग्जाम में बना कर दे दे, और हो सकता है आपसे पूछ ले। अगर बना कर दे दे तो बहुत सरल है, बिल्कुल इजी है, आप आंख मीच कर दोगे। बात ये आती साला कभी कभी बनाकर नहीं देता, वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। जब बच्चों वो बनाकर एग्जामिनर जो होते हैं वो बच्चा बनाकर हमको नहीं देते, हमको कंफ्यूज करने का प्रयास करते हैं, तब हमें दिक्कत हो जाती है। तो वहाँ पर ऐसी कंडीशन में हमें सोचना पड़ता है, माइंड लगाना पड़ता है, माइंड के साथ खेलना पड़ता है। अब बच्चों हमने यहाँ पर C5 हो गया था, इसको हमने C6 मान लिया, इसको C7 मान लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर हमारा एक इतना 5/6 माइक्रोफेड 5/11 माइक्रोफेड आंसर आ रहा तो हमारा बिल्कुल सही है। माना C1 C2 C3 C4 तथा C5 किस क्रम में जुड़े हैं बच्चों, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, हम मानेंगे C डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 सूत्र हमें पता है, प्लस C4 प्लस C5। ठीक है, प्लस C डैश इक्वल टू मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है कितना, प्रत्येक 1 तो हमारा जुड़ जाएगा फर्स्ट प्लस फर्स्ट प्लस फर्स्ट प्लस फर्स्ट, देखते रहे ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब अगर इनको जोड़ देंगे तो C डैश इक्वल टू हमारा आ जाएगा 5 म्यू एफ। 5 म्यू एफ आ गया। अगर इनको हमने पूरे को हल किया, अब हमने तार हमारा कुछ इस प्रकार से आ गया है, 1 माइक्रोफेरेड यहाँ पर वी ए। अब हमने ए वाला जो हमारा संधारित्र आया है बच्चों, हमारा 5 माइक्रोफेरेड का आया है। ये तीनों क्या है, 1 के हैं, 1 म्यू एफ के। अब हम क्या करेंगे, माना C डैश C4 C6 तथा C7, ये तीनों आपको एक ही तार में मिले। ये C6 है, ये C7 है और ये C डैश है जो मैंने अभी निकाला है। क्या है, एक ही, मतलब दोनों तीनों क्या करें, किस क्रम तथा श्रेणी क्रम, C7 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं या श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम सूत्र का आपको पता ही, 1/C इक्वल टू होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3।
ठीक है। अब देखिए 1/c क्या हो जाएगा, c डैश का मान कितना है 5, तो 1/5 हो जाएगा प्लस 1/1 प्लस 1/1। ठीक है बच्चों, इसका निकालेंगे हम लासा। लासा जब निकालेंगे तो आएगा 5, क्योंकि इसका लासा निकालेंगे 5 आएगा, तो 5 एकन 5। अब 1 पंचे 5 प्लस 1 पंचे 5। ठीक है, यानी कि अगर हम ऊपर वाले को जोड़ें तो हमारा आ रहा है 5 5 10 11, 11/5। ठीक है, 11/5 आ रहा है, ये आके आ रहा है 1/c आ रहा है 11/5। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें तुल्यधारिता पूछी गई है, तो तुल्यधारिता c क्या हो जाएगा। अब बच्चों c में निकालना है, तो एक तिरछा अगर हम गुणा करते हैं इस तरीके से ऐसे, तो c 11 हो जाएगा 5। अब हमें अगर c चाहिए होगी तो हम c के ऊपर रहेंगे 5 अपॉन में इसके जो नीचे साथ वाले वो नीचे आ जाएंगे, यानी कि 5/11 म्यू एफ आ गया। और बच्चों हमसे कह रहा था इस क्वेश्चन में भी 5/11 अगर आता है तो हमारा सवाल सही लगा है, 5/11 म्यू एफ, यानी कि जो हमने सवाल सॉल्व किया है, क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बिल्कुल राइट सॉल्व किया है। और बच्चों ये न्यूमेरिकल जो है, छोटा सा न्यूमेरिकल में आपको लग रहा होगा सॉल्व करने में, लेकिन ये बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है, पूरे 5 नंबर में। ये बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया था। ठीक है, उससे पहले भी पूछा गया होगा, उससे बाद में भी पूछा गया, लेकिन हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसमें हमें अभी पता है कि 2018 में भी पूछा गया। ठीक है, लेकिन और भी कई साल पूछा गया, और इसीलिए मैं कहता हूँ इंपॉर्टेंट है, आप इस पर टिक लगा लीजिए। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, देखिए बच्चों छठा न्यूमेरिकल क्या है, इसको भी ध्यान से समझना, थोड़ा कंफ्यूजन न्यूमेरिकल है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है। आपको पता है बोर्ड एग्जाम में वो न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं जिनको आप इन चुटकियों में सॉल्व कर दो। ठीक है, इसको समझिए। हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में, 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में, इतने एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में 2.2 गुणे 10⁶ मीटर पर सेकंड की चाल से चक्कर लगा रहा है। इसकी चाल से हमारा चक्कर लगा रहा है, इसकी त्रिज्या इतनी है, इसके समतुल्य विद्युत धारा की गणना करना है। अब बच्चों इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो आपको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन रखना है ताकि आप अच्छे से सॉल्व कर पाओ। हम बात करेंगे यहाँ पर गिवन। अब बच्चों यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इसके कक्षा की त्रिज्या जो है। अब अगर हम बात करें कक्षा की त्रिज्या, कक्षा की त्रिज्या को लिखेंगे r से। r इक्वल टू हमें यहाँ पर स्मॉल r से लिखते हैं बच्चों, किससे लिखेंगे, स्मॉल r से लिखेंगे। कितना दिया गया 0.5 एंगस्ट्रॉम, लेकिन बच्चों हमें यहाँ पर चाहिए कि इसमें त्रिज्या को मीटर में हमें लिखना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे मीटर 5 गुणे 10⁻11 मीटर। आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉम अगर हो तो होता है 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर 1 एंगस्ट्रॉम में होते हैं, लेकिन यहाँ पर दशमलव ये वाला लगा था, इस दशमलव को भी हटाना था, इसीलिए 10⁻11 मीटर आ गया। बच्चों ये तो हमारा त्रिज्या का मान आ गया। ठीक है, इसमें कह रहा है कि कक्षा से इतने मीटर पर सेकंड की चाल से चक्कर लगा रहा है, यानी कि कक्षा की जो चाल है, इसकी जो चाल है वो b दिया गया 2.2 गुणे 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतनी चाल से चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा माना जो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो t समय में एक चक्कर पूरा कर रहा है, क्योंकि उसको एक समय लग रहा होगा, जो समय लग रहा होगा उस समय को मान लेंगे t। हमने यहाँ पर सॉल्व करने में माना कि, समझिए इसको ध्यान से बच्चों, माना कि इलेक्ट्रॉन जो हमारा है, जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, माना कि इलेक्ट्रॉन t समय में, क्योंकि उसको जब चक्कर लगा रहा हो कुछ समय भी लग रहा होगा ना, तो माना जो इलेक्ट्रॉन जो है वो t समय में एक चक्कर पूरा करता है। अगर यहाँ पर टाइम दिया रहता हमें तो t का मान दिया रहता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। माना हमने मान लिया, आप क्या करें, t समय में एक चक्कर पूरा करता है, एक चक्कर पूरा करता है, तब हमारा क्या हो जाएगा, देखिए अब वो एक जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन जो वो t समय में एक पूरा चक्कर करता है, तो आपको पता होना चक्कर लगाते हैं त्रिज्या के अनुसार। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 2πr अपॉन में क्या हो जाएगा, इसका जो वेग है, जो वेग है वो किस वेग से, v वेग से कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब बच्चों यहाँ पर हमें समय में आ गया, यहाँ पर वेग में रिलेशन हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या है, इसमें निकालना है इसके समतुल्य विद्युत धारा की गणना करना है। अब जो हमारा इलेक्ट्रॉन एक चक्कर लगा रहा था, t समय में चक्कर लगा रहा कोई भी इलेक्ट्रॉन, अब मान लीजिए हमारा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बिंदु है।
अब यहाँ पर ये हमारी कक्षा है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन जो है एक चक्कर लगा रहा है, तो इस बिंदु के सामने जब आएगा तो मतलब इसको लगाने में, चक्कर लगाने में टी समय का लग रहा है, इसका जो वेग है वो b है, ठीक है। तो एक चक्कर जब लगाएगा, जब एक चक्कर पूरा कर लेगा तो उसमें एक चक्कर के बाद टी समय जो होगा फिर उसके बाद में यहाँ पर गुजरेगा, टी समय के बाद यहाँ पर गुजरेगा। तो कक्षा में जो धारा होती है, कक्षा की धारा जो होती है उसका एक सूत्र होता है, कक्षा में धारा, ये आप सीधे सिर्फ धारा लिख सकते हो। क्या होता है? Q इक्वल टू आई इंटू टी, सूत्र होता है Q इक्वल टू आई इंटू टी। लेकिन हमसे यहाँ पर धारा मतलब I इक्वल टू पूछा गया, तो हो जाएगा Q अपॉन टी, Q अपॉन टी, ठीक है। अब हमें पता है चूंकि कि हमें t का मान दिया गया है, t का मान हम ए वाला रख लेंगे। आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए और यहाँ पर समीकरण 1 से हम लिख देंगे, समीकरण 1 से t का मान रखने पर, अब हमारे पास जो समीकरण 1 था उससे हम क्या करेंगे बच्चों, टी का जो मान है वो हम रख देंगे। समझो, अब इधर देखिए यहाँ पर, अब हमारा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर बच्चों जो क्यू है, इस क्यू के इक्वल टू हम लिखेंगे ई, क्यू के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, ई। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो वहाँ पर हम क्या कर लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन एक ई लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें आवेश की जरूरत पड़ेगी। तो क्यू के स्थान पर हम एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन लिखेंगे अब, क्योंकि यहाँ पर देखिए कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, तो इलेक्ट्रॉन को हम ई से लिखते हैं, ठीक है। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू के स्थान पर हम क्या रखेंगे, ई। अब हमें अपॉन में टी रखना है, टी का मान दिया गया है 2 पाई आर अपॉन में वी। अब ये बी नीचे तो ये चली जाएगी ऊपर, तो आई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ई इंटू वी अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा। समझ में आया? अब बच्चों यहाँ पर देखिए, अब हमें आई इक्वल टू ई का मान कांस्टेंट होता है, आपको पता ही है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19 इंटू वी का मान हमें यहाँ पर दिया गया है 2.2 गुणे 10 की घात 6 अपोन में हो जाएगा 2 गुणे, अब पाई का मान आपको पता ही होना चाहिए 22/8 रखिए या फिर 3.14 रखिए, और आर का मान हमें पता ही है कितना दिया गया, 5 गुणे 10 की घात माइनस के 11 दिया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बच्चों, अगर हम इसको काट दें, इस क्वेश्चन में क्या करें, इसमें जो भी मान दिए गए इनको हम काटते हैं। यहाँ पर 10 की घात माइनस के 11 है, ठीक है। ये जब ऊपर जाएंगे बच्चों 10 की घात 11 तो हो जाएंगे प्लस के। अब प्लस के देखिए 11 और 7, 11 और 6 जुड़ जाएंगे, तो 11 और 6 अगर हम जोड़ देंगे तो ये हमारे प्लस की घातें कितनी हो जाएंगी, 17। अब 19 से 17 को अगर हम कैंसिल करेंगे तो माइनस की यहाँ पर 2 बचेंगी, 17 और 2 19, ठीक है। अब बच्चों हमारा ऊपर क्या बचा, इसको ध्यान से देखिए, बचा 1.6 गुणे 2.2 गुणे 10 की घात माइनस के 2 अपोन में बचा 5 दूनी 10 गुणे 3.14, कितना बचा 3.14, ठीक है। अब इसकी अगर हम गुणा करें, देखिए 3.14 बचा, 10 जो यहाँ पर है, अगर हम इस दशमलव यहाँ पर देखिए 1 दशमलव यहाँ पर 2 संख्या के बाद यहाँ पर 1 और 1 2 संख्या के बाद दशमलव है, तो हम इन दशमलव को दोनों को हटा देंगे, यहाँ का भी दशमलव हटा देंगे, ठीक है। अब इनको हम हल कर लेंगे, ठीक है बच्चों। जब आप इनकी 16 इंटू में 22 अपोन में 10 गुणे 314 इंटू में 10 की घात माइनस के 2, आप इन दोनों की ऊपर वाले की गुणा कर लेना। हमारे पास यहाँ पर बच्चों जगह नहीं बची है, आप इन दोनों की गुणा कर लेना। गुणा में जो आए, जो भी मान आता है उसको इससे भाग कर देना, उसको क्या करना, आप इससे भाग देना, इस वाले मान से उसको भाग दे देना। तो बच्चों हमारा जो आई इक्वल टू आएगा लगभग अप्रोक्स में आपको बता दूं 1.12 गुणे 10 की घात माइनस के 3 आ जाएगा लगभग। और बच्चों ए आ जाएगा हमारा एम्पियर में, A4 एम्पियर में। अब इस अगर हमें एम्पियर को मिली एम्पियर में चेंज करना पड़े, मिली एम्पियर में, तो हम इसमें 1000 से गुणा करेंगे। 1000 से जब गुणा करेंगे तो आई इक्वल टू हमारा जो मान आ जाएगा 1.12 आ जाएगा, ए हमारा आ जाएगा MA, मिली, M4 मिली, ML और A भी लिख ली, MLA, या आप सीधे हिंदी में लिख लेना मिली एम्पियर, मिली एम्पियर। अन्यथा आप इस वाले को ना भी लिखें, ए वाला मान लिख लेना, आंसर लिख देना, आपका एम्पियर आ जाएगा, ठीक है।
1 2 गुणे 10 की घात माइनस के 3 एम्पियर। आप इसको भाग कर लेना, मेरे पास जगह नहीं बची बच्चों। नीचे अगला क्वेश्चन नोट है। अब अगले क्वेश्चन को भी आपको ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है इसको भी ध्यान से समझा। इसको में क्या कह रहा है, इसके बारे में क्या क्या पूछा जा रहा है, समझिएगा। देखिए बच्चों, ये जो न्यूमेरिकल है हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से और भी ज़्यादा समझिएगा। देखिए इसमें पूछ रहा है 0.1 हेनरी का प्रेरकत्व। 0.1 हेनरी का प्रेरकत्व है। 30 ओम के प्रतिरोध में 30 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में B हमें एक समय B 10 sin 400T प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ा गया है, ठीक है। परिपथ में प्रतिबाधा या प्रतिबाधा धारा यानी कि प्रेरण प्रतिघात, परिपथ जो है उसमें प्रेरण प्रतिघात, प्रतिबाधा और धारा का शिखर मान व वोल्टेज और धारा के बीच में कलांतर ज्ञात कीजिए। कई सारे मान हमसे पूछे गए हैं बच्चों। अब बच्चों अगर हम बात करें, इसको सॉल्व करें, अगर हम बात करें गिवन की, तो हमें सबसे पहले जो मान दिखाई दे रहे हैं हम उनको लिख लेते हैं। इतने हेनरी का प्रेरकत्व, तो इसको लिख लेते हैं L दिया गया 0.1, ठीक है। इतने ओम प्रतिरोध में, कितने ओम प्रतिरोध में, 30 ओम प्रतिरोध में, तो R का मान हमें दिया गया है 30 ओम, ठीक है। वोल्टेज में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है बच्चों। अब हमने एक समीकरण पढ़ा था, समीकरण आपने भी पढ़ा होगा। B होता है B0 sin ओमेगा टी। ये बच्चों W नहीं है, ये बच्चों हमारा है ओमेगा, और ये आपको बीच में कटा हुआ कुछ नहीं बल्कि T है, ठीक है। अब बच्चों इसमें एक समीकरण दे रहा है हमें, इसमें दिया गया क्या हमें है, दिया है V 10 sin 400T। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है, इसमें B के स्थान पर B, तो यहाँ पर देखिए B0 के स्थान पर कितना दिया गया 10, तो हमें यहाँ पर दिया गया B0 = 10, ठीक है। अब बच्चों साइन की जगह पर साइन, ओमेगा की जगह पे कितना दिया गया 400, तो बच्चों जो ओमेगा है इसके स्थान पर हमें कितना दिया गया है 400। T कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। अब बच्चों यहाँ से अगर हम इसकी तुलना करते हैं, ठीक है, इतना हमारा समझ में आ गया। तो हमने यहाँ से तुलना कर से समीकरण से तुलना करने पर हमने ये वाले मान निकाल लिए। अब हमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बच्चों, हमारा ये जो हमारा प्रेरकत्व प्रतिघात। अब हम निकालेंगे प्रेरकत्व प्रतिघात, प्रेरकत्व प्रतिघात। अब बच्चों प्रेरकत्व प्रतिघात को हम लिखते हैं XL से, XL। तो इसका एक सूत्र होता है ओमेगा L, सूत्र क्या होता है ओमेगा L। अब बच्चों चूंकि हमें पता ही है ओमेगा का मान हमें दिया गया कितना है 400, इंटू में L का मान हमें दिया गया 0.1, ठीक है। अब बच्चों इसकी जब आप गुणा करोगे तो 400 मतलब 1 दशमलव हटाने से 0 हट जाएगा, तो हमारा XL जो हमारा प्रेरकत्व प्रतिघात आया है वो हमारा आया 40 ओम। एक मान हमारा ये आ गया, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ अभी एक मान आया है, प्रेरकत्व प्रतिघात आया। अभी हमें प्रतिबाधा निकालना, शिखर का उन्नयन, शिखर का धारा का शिखर मान निकालना है, और वोल्टेज और धारा के बीच में कलांतर यानी कि जिसको हम लिखते हैं फाई से, वो भी हमें निकालना है। देखिएगा इसको और भी ज़्यादा निकालेंगे, तो देखिए अब हम इसको निकालेंगे क्या, प्रतिबाधा। क्या निकालेंगे, प्रतिबाधा। इधर देख लीजिए, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा को लिखते हैं बच्चों हम Z से। प्रतिबाधा Z = एक हमारा सूत्र होता है R² + ओमेगा L²। ये हमारा एक सूत्र होता है। तो देखिए बच्चों हम इसमें मान रखते हैं Z = R² जो हमारा है उसका स्क्वायर करेंगे R का मान हमें दिया गया 30 का करेंगे स्क्वायर, प्लस ओमेगा का मान दिया गया 400, L ओमेगा L है। ओमेगा L का मान अभी हमने आपको निकाला है। ओमेगा L का मान जो है वो हमें दिया गया कितना है, एक मिनट देखिए।
ओमेगा एल स्क्वायर। तो ओमेगा एल स्क्वायर हमारा कितना आया 40। इसको जब हम हल करेंगे ओमेगा एल स्क्वायर हमारा जो मान आता है वो 40 आता है। ओमेगा एल की आप चाहे गुणा करके देख लेना, 400 रखना, फिर इसको रखना, फिर वहाँ पर हमें क्या करना है, इसका वर्ग करने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ओमेगा एल को जब हम हल करेंगे तो हमारा इतना मान आएगा, गुणा करेंगे तो हम सीधे इसकी गुणा कर देते हैं, 40 स्क्वायर हो जाएगा, 40 का स्क्वायर, क्योंकि 40 आएगा। ठीक है, अब बच्चों जब हम 40 का स्क्वायर करेंगे, इसको हल करेंगे तो 3 का स्क्वायर 30 3 90, 90 900, 4 चक्कू 16, 3 3 9 प्लस 4 चक्कू 16। ठीक है, जब आप इसको हल करोगे 16 और 9 कितने हो जाएंगे, 4 और 2500। अब 25 कितना होता है, 25 किसका वर्ग होता है, 5 का, तो 50 हो गया। अंडर रूट के, हाँ अंडर रूट 2500 है तो जेड इसको यानी कि जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 50, यानी कि प्रतिबाधा यानी कि जेड का मान आ गया है 50 ओम। एक मान हमारा ये आ गया, प्रतिबाधा आ गई। अब धारा का शिखर मान निकालना है। अब बच्चों धारा का जो शिखर मान होता है, धारा का शिखर मान, अब बच्चों में धारा का जो शिखर मान निकालना है, ये आपने सुना होगा I0 इक्वल टू होता है B0 अपॉन जेड, B0 अपॉन जेड। अब बच्चों में पता है B0 का मान कहाँ है, ये दिया गया B0 का मान जो हमें पहले इसमें दे रहा था। तो B0 का मान है 10 अपॉन में जेड का मान हमने अभी निकाला है, ए वाला कितना आया है 50। 0 से 0 कर देंगे कैंसिल, लगाएंगे दशमलव, बढ़ाएंगे 0, हो जाएगा 5 दूनी 10, 10.2 कितना आया है, I0 इक्वल टू आ गया है 0.2 एम्पियर, A4 हो जाएगा एम्पियर। अब बच्चों हमारा लास्ट में पूछ रहा है धारा के बीच वोल्टेज तथा धारा के बीच में कलांतर ज्ञात कीजिए। कलांतर को लिखते हैं फाई से, तो हम निकालेंगे यहाँ पर tan फाई, ये बच्चों फाई का निशान है। tan फाई इक्वल टू होता है ओमेगा एल अपॉन में हमको लिखना पड़ता है आर, और ओमेगा और एल का मान आपको पता ही है कितना आता है 40 अपॉन आर का मान हमें पता ही है कितना दिया गया है, आर हमने अभी निकाला था बच्चों, यही देखिए आर का मान दिया गया 30, 40 अपॉन 30, 0 से 0 कर देंगे कैंसिल। ठीक है, तो बच्चों हमारा tan फाई आएगा, कलांतर जो इनके बीच का आएगा tan फाई इक्वल टू आया कितना हमारा 4/3। अब हमें निकाल लेना फाई, फाई का मान चाहिए, तो हो जाएगा tan इनवर्स, माइनस का निशान लग जाएगा, इधर आएगा जब 3 4/3। तो अतः हम जानते हैं, हम यहाँ पर अगर हिंदी में लिखना चाहें तो लिख देंगे, अतः वोल्टेज एवं बच्चों वोल्टेज एवं धारा के बीच, वोल्टेज एवं धारा के बीच में जो कलांतर आया है, ठीक है बच्चों, इसका कलांतर जो है, कलांतर जिसको हम लिखते थे फाई से, ये हमारा कितना आया है tan इनवर्स 4/3, ये मान आपका आ गया, इतना आप लिख दीजिएगा, समझ में है। अब बच्चों बात करते हैं 8वां न्यूमेरिकल क्या है। इस न्यूमेरिकल को आपको ध्यान से समझ लेना है, ये भी न्यूमेरिकल हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है बच्चों, अब अगर हम 8वां न्यूमेरिकल को सॉल्व करें तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल इतनी दी गई है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस माध्यम से वायु में जाने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण कितना होगा। इसी माध्यम से अगर कोई किरण जो है वायु से क्या होनी चाहिए, वायु से नहीं, इस माध्यम से जो माध्यम में दिया गया प्रकाश की चाल, इस माध्यम से वायु में जाने वाली किरण जो है उसका क्रांतिक मान कितना होगा। तो बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व, फिर हम नोटेड करेंगे गिवन। तो बच्चों यहाँ पर प्रकाश की चाल दे रहा है, प्रकाश की चाल को लिखते हैं b से, b इक्वल टू दे रहा है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रकाश जा रहा ना, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल है, ये जो माध्यम है उसमें प्रकाश की चाल दी गई है। अगर हम वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल की बात करें, वायु या फिर निर्वात, वायु या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल c इक्वल टू होता है, जो मान कांस्टेंट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये मान जो होता है कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पर b का मान ही आ गया, तो यहाँ पर माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो हमारा निकाला आएगा। माध्यम कौन सा है, माध्यम का अपवर्तनांक,
अपवर्तनांक। तो बच्चों जो माध्यम का अपवर्तनांक n इक्वल टू होता है हमारा, वो होता है C/V। अब n हमें C का मान पता है 3 गुणे 10⁸ अपॉन B का मान हमें दिया गया है 1.5 गुणे 10⁸। ये दोनों घातें कट जाएंगी, ये ऊपर जाएंगी, माइनस की हो जाएंगी, माइनस प्लस की कैंसिल हो जाएंगी, हटाएंगे दशमलव ऊपर बढ़ा देंगे 0, 15 दूनी 30, यानी कि n का मान जो आ गया अपवर्तनांक जो है वो आ गया हमारा 2। जो हमारा माध्यम होगा जिसका अपवर्तनांक आया है 2। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास अपवर्तनांक का माध्यम जो आ गया वो 2 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वायु में जाने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान बताइए। यदि वायु के सापेक्ष माध्यम जो भी हमारा माध्यम है जो 2 आया है, इसका क्रांतिक कोण, इसका माध्यम का क्रांतिक कोण C है, तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू होता है 1/sin C। आपने प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन पढ़ा होगा, वहां पर क्रांतिक कोण पढ़ा होगा। हमें अगर sin C जरूरत पड़े, sin C अगर जरूरत पड़े तो क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। n का मान हमें पता ही है, 1/n का मान कितना आया है 2, जो कि हमने निकाल लिया। और 1/2 जो है, चूंकि हमें पता है साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, 1/2 है वो साइन 30 का मान है। तो बच्चों हमें पता है यहाँ पर, चूंकि जो क्रांतिक कोण आया है साइन n इक्वल टू साइन C इक्वल टू आया है 1/2, यानी कि साइन C इक्वल टू आया 1/2। और चूंकि हमें पता है 1/2 है साइन 30 का मान है, तो साइन 30 का मान है कितना, 1/2। तो C इक्वल टू कितना आ गया, साइन 30 अंश का मान कितना, 1/2। तो इसके जो क्रांतिक कोण का मान आ गया बच्चों, वो 30 अंश आ गया, 30 डिग्री आ गया। क्रांतिक कोण ये हमारा क्या आ गया बच्चों, क्रांतिक कोण। समझ में आया, बहुत सरल न्यूमेरिकल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं, बस आपको समझना रहता है। समझ में आया। अगला न्यूमेरिकल देखिए बच्चों, अगला बच्चों हमारा नवा न्यूमेरिकल है, इसको भी ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चों, ये वाला हमारा एंग वाला जो चैप्टर है उसी से है। स्लिट कांच के लिए जो स्लिट दी गई, स्लिट कांच के लिए बैंगनी तथा लाल रंगों के प्रकाश के लिए जो अपवर्तनांक दिए गए वो क्रमशः 1.632 तथा 1.620 है। कांच के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। ये बच्चों हमारा क्या है, 1 नहीं 2 नंबर में हमारे न्यूमेरिकल जो है वो कई बार बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में आ चुका है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्लिट जो है कांच है, यहाँ पर लाल और बैंगनी रंगों के अपवर्तनांक क्रमशः दिए गए हैं, यानी कि बाई n गिवन, सॉल्व करेंगे, सॉल्व गिवन n बैंगनी, ठीक है, n बैंगनी को लिख दें NV शॉर्ट में 1.632 NV दिया गया है, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक। ठीक है, और जो हमारा दूसरा दिया गया दूसरा कौन सा, NR, और रेड 4 होता है लाल, NR इक्वल टू दिया गया है 1.620। ठीक है, ये हमारे क्या दिए गए, अपवर्तनांक दिए गए NY। समझ में आया। अब हमें चूंकि ये 2 अपवर्तनांक दिए गए हैं, तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन जो है थोड़ा इसमें कम लिखा गया है, इसमें बैंगनी और लाल की बात की गई है। यहाँ पर बच्चों एक और मान था जो था पीले का, पीला, और इसका जो अपवर्तनांक था, पीले को हम लिखते हैं इंग्लिश में LO से, और इसका जो अपवर्तनांक था वो दिया गया था 1.620। 1.620 ये तो हमारा पीले का हो गया ना, इसका एक पीले का है 1 2, ठीक है NY। ये बच्चों यहाँ पर ए वाला तो सही है, लेकिन यहाँ पर लाल वाले का गलत दिया गया है। लाल का होता है बच्चों ये अपवर्तनांक 1.3, 1.663, तो 1.613 होना चाहिए यहाँ पर बच्चों। यहाँ पर कितना होना चाहिए, 13। ठीक है, अब सही है। यहाँ पर NR इक्वल टू दिया गया 1.63। ठीक है, ये बाल अब सही है, अब ये सही हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर NY येलो का मतलब होता है पीला, 1.620। अब हमारे पास ये मान दिए गए थे। ठीक है, सॉरी वो मिसप्रिंट यानी कि लिख नहीं सही पाया, और कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं पढ़ाया जाएगा। वो अगर कोई भी होता है वैसा तो हम बता देते हैं, क्योंकि ये पढ़ने में नहीं आ रहा था, इसका अपवर्तनांक नहीं निकल पाता। ठीक है, अब हमें बच्चों, हम जब वर्ण विक्षेपण इसकी क्षमता निकालेंगे, वर्ण विक्षेपण क्षमता,
जब बच्चों इसकी बड़ विक्षेपण जो क्षमता होती है उसको निकालेंगे, जिसको हम ओमेगा से लिखते हैं, इसका मान होता है, अगर हमें 3 दिए गए तो एन वी माइनस एन आर हो जाएगा, एन वी माइनस एन आर हो जाएगा। अपोन में जो बैंगनी वाली दी थी इसको वो पीली वाली, इसको क्या करेंगे, एन वाई माइनस 1 कर देंगे, इसके -1 होता है। ये हमारा सूत्र होता है जो हमें याद रखना पड़ता है, ठीक है। अब इसी सूत्र में मान रखने हैं। अब बच्चों एन वी का मान हमें कितना दिया गया है, 1.632 माइनस एन आर का मान दिया गया है 1.613, ठीक है। अपोन में दिया गया है 1.620 माइनस के 1। अगर इनको देखें तो ऊपर 1.632। अब इनसे में अगर इस वाले मान से, अगर ये वाला जो मान दिया गया है बच्चों, इससे अगर हम इसको घटाते हैं, ये वाला मान जो है इससे हम घटा देते हैं इसको अगर, तो देखिए 6 इतना घट गया, इतना घट गया, इतना, यानी कि 13, तो इधर बचे कितने, 2 में से 3 जा नहीं सकते, 12, 9 इधर बचे, यहाँ पर 1 बच्चा, ठीक है, इतना बचा। अपोन में हमारा क्या बचेगा, 620, यहाँ पर भी 0.10 यहाँ बचेगा, इतना बचेगा 620। अब बच्चों क्या करेंगे, हम तीनों को दशमलव को हटा देंगे, 3 संख्या के बाद इधर है, 3 संख्या के बाद इधर दशमलव हटा दिया है, यानी कि 19/620 हमारा बचा, सीधा साधा मान बचा 19/620। अब बच्चों बड़ विक्षेपण क्षमता ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगी, जब आप इसको भाग कर देना तो हमारा जो भाग आ जाएगा 0.03064, ये वाला हमारा जो है एक मान आ जाएगा, लगभग अप्रोक्स लगभग इतना आ जाएगा। 10 पॉइंट में इधर उधर हो सकता है, नो प्रॉब्लम। 3 दशमलव यहाँ, लेकिन इतना तो पक्का आएगा, 0.03, 1 आ सकता है, यहाँ पर 2 भी आ सकते हैं, लेकिन 0.03 तो पक्का ही आएगा। समझ में आया। अब देखिए बच्चों अगला हमारा जो 10वां न्यूमेरिकल है, इसको भी ध्यान से देखिए बच्चों। जो 10वां न्यूमेरिकल है इसमें कह रहा है यंग के व्यतिकरण प्रयोग में, यंग ने जो व्यतिकरण प्रयोग था उसमें 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए स्लिट से 1 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे पर प्रिज्म की चौड़ाई जो है, प्रिंज जो है उसकी चौड़ाई 0.06 सेंटीमीटर है। इसी स्थिति में यदि 5000 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्ध्य प्रकाश से, यानी कि तरंग दैर्ध्य का प्रयोग में लाया जाए, जो तरंग दैर्ध्य उसका प्रकाश प्रयोग में लाया जाए, जो प्रकाश इतने 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य उसका जो प्रकाश होगा उसको अगर प्रयोग में लाया जाए तो प्रिज्म की चौड़ाई, जो प्रिंज होंगे उनकी चौड़ाई कितनी होगी आपको बताना है। तो बच्चों हम करेंगे सॉल्व, नोट करेंगे गिवन, हमें जो मान दिए गए वो क्या दिए गए सब यार, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 स्थिति दी गई है। एक स्थिति में जब इतना एंगस्ट्रॉम तरंग है तो प्रिज्म के जो प्रिंज जो है उसके बीच की चौड़ाई जो है वो हमें इतना दी गई है, इतने मीटर की दूरी पर है, लेकिन हमें बता रहा है कि अगर इतनी तरंग दैर्ध्य हो तो प्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी। तो बच्चों अगर हम बात करें, सबसे पहले जो हमें लेम्डा का मान जो फर्स्ट केस में दिया गया है वो 6000 एंगस्ट्रॉम दिया गया है, एंगस्ट्रॉम। लेकिन अगर इसी एंगस्ट्रॉम को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 6000 गुणे 10⁻⁻10 मीटर। अब ये मीटर में हो गया। अगर इन 3 घातों को अगर हम जीरो को काट दें, इधर घाते कम कर दें तो हमारा हो जाएगा 6 गुणे 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है। अब बच्चों ये तो हमारा फर्स्ट केस में हमें लेम्डा का मान दिया गया है। तब जब लेम्डा का मान इतना दिया गया तो हमें जो प्रिंज की चौड़ाई जो दी गई, इसके जो स्लिट के लिए दूरी जो दी गई इतनी दूर, इसके बीच की डिस्टेंस जो दिया गया 1 मीटर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो पर्दे प्रिज्म की चौड़ाई जो W इक्वल टू दिया गया 0.06 सेंटीमीटर। अब बच्चों अगर हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 0.06 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब यहाँ पर दशमलव इसको इधर लाएंगे तो 2 घातें और बढ़ जाएंगी, तो 6 गुणे 10⁻⁻4 मीटर हो जाएगा, 10⁻⁻4 मीटर हो जाएगा। समझ में आया। अब बच्चों अगर हम बात करें जो हमारा छिद्र है, छिद्र जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब अगर हम इसका जो सूत्र होता है बच्चों, अगर हमें एक सूत्र पढ़ा था W इक्वल टू होता है d लैम्डा अपॉन में स्मॉल d लैम्डा स्मॉल d जो होता है इसमें चौड़ाई होती है, ठीक है। अब अगर हमें चाहिए क्या है, स्मॉल d चाहिए, हमें निकालना क्या है स्मॉल d, तो स्मॉल d इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल D लैम्डा अपॉन W हो जाएगा। अब बच्चों में d का मान पता ही है कितना दिया गया 1 इंटू लैम्डा का मान ए वाला है 6 गुणे 10⁻⁻7 अपॉन W का मान दिया गया जो ओमेगा का मान दिया गया वो कितना है बच्चों हमारा ए आ गया 6 गुणे 10⁻⁻4। अब बच्चों यहाँ पर देखिए 6 से अगर हम इन 6 को कर दें कि कैंसिल और ये 4 की घातें ऊपर जाएंगी हो जाएंगी प्लस की और ये कट जाएंगे तो बचेंगे 3।
तो बच्चों हमारा जो डी का मान बचा है 10⁻³ बचा है। कितना बचा है? 10⁻³ मीटर बचा है। ये फर्स्ट केस की बात है, ठीक है। अब दूसरा केस भी हमें कह रहा है, ठीक है, यदि इसी स्थिति में 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश प्रयोग में लाया जाए, 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश जो प्रयोग में लाया जाए, तो प्रिंजों की जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी? यानी कि यहाँ पर जो स्मॉल डी होगी उसका मान कितना होगा? प्रिंज की चौड़ाई, यानी कि जो डब्लू का मान होगा, यहाँ पर प्रिंज की चौड़ाई जो डब्लू जिसको लिखते हैं वो उसका मान कितना होगा? तो देखिए यहाँ पर अब जो दूसरा केस है, यहाँ पर जब लेमडा का मान कितना दिया गया आपको पता ही है, 5000 एंगस्ट्रॉम। 5000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को चेंज करेंगे, हम लिखेंगे 5 × 10⁻⁷ मीटर, ठीक है। कैसे लिखा वो मैंने यहाँ पर आपको समझाया था, ठीक है। अब यहाँ पर 5000 एंगस्ट्रॉम सिर्फ तरंग दैर्ध्य दे रहा है। अब हमें से प्रिंज की चौड़ाई हमसे पूछी जा रही है, तो इसका मतलब हो जाएगा W = हो जाएगा डी लेमडा, डी कैपिटल लेमडा अपॉन स्मॉल डी। अब हमें यहाँ पर सारे मान, डी का मान हमें 1 मीटर दिया गया पहले ही, इनटू लेमडा का मान हमें ये वाला रखना है 5 × 10⁻⁷ अपॉन स्मॉल डी का मान हमें ये वाला पता ही है 10⁻³ आया है। 10⁻³ जाएंगे ऊपर तो हो जाएगा 5 × 10⁻⁴ मीटर होना चाहिए ना, ठीक है। अब जो बच्चे इसकी इतना आ जाएगा, यानी कि W का मान जो है आ गया है 5 × 10⁻⁴ मीटर। आप इसको भी आंसर लिख सकते हो, ये भी मान हमारा सही है। अगर इसको आप सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हो, सेंटीमीटर में भी चेंज हो सकता है वाला मान हमारा। जब आप बच्चों इसको 10⁻⁴ है 5, ठीक है, मीटर सेंटीमीटर में अगर हम बात करें 4 - हो जाएगा। अब हमें चेंज करना है मीटर से सेंटीमीटर में। अगर इसे हमें सेंटीमीटर में बनाना है तो हम लिख देंगे, क्या करेंगे, इससे 2 घातों को कम करेंगे, क्या हो जाएगा 5 × 10⁻⁻² सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर हमें इससे सेंटीमीटर को, अगर इन घातों को भी हटाना है, फिर हमारा W = क्या हो जाएगा 0.05 लिख सकते हैं। ये भी हमारा सेंटीमीटर में हो जाएगा। चाहे आप इसको लिख दीजिए, ये भी हमारा सेंटीमीटर में है, यहाँ पर घातों में है। इन घातों को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा देंगे, ये भी हमारा मान है सेंटीमीटर में। अब हमारे जो ये मान थे, टॉप 10 जो क्वेश्चन थे, जो न्यूमेरिकल्स थे, वो मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको सारे न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से समझ में आ गए, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई भी किसी भी सवाल में कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, मैं उसका सोल्यूशन सहित आपको जवाब प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है बच्चों। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।